हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है सबकी DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से ही हम क्या है अपने एग्जाम PRT TGT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों देखिए, जैसे कि अब तक हम 440 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, यानी कि हम पूरे 440 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा 441 से लेकर 460 तक। ठीक है, यानी कि 441 से लेकर 460 तक बात करेंगे। ठीक, जिसमें क्या है हमारे सभी मिक्सअप है क्वेश्चन होगा। तो स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का मिक्सअप है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 441 441 प्रश्न नंबर देखिए, छात्रों के अधिगम मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। यदि आप एक शिक्षक है, शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों के शिक्षक अधिगम के मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरह से रखेंगे या किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन करने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। छात्रों के अधिगम यानी कि छात्रों ने जो सीखा है और आपने जो सिखाया है एक शिक्षक के रूप में, तो उनका जो सीखे हुए कार्य का मूल्यांकन जब आप करेंगे तो उस मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होगी। ठीक है, तो उस मूल्यांकन की प्रक्रिया एक तो सतत होनी चाहिए, दूसरी व्यापक होनी चाहिए। सतत मतलब निरंतर चलने वाली, व्यापक मतलब सभी पक्षों से संबंधित, यानी कि शैक्षणिक पक्षों से भी शैक्षणिक पक्षों से भी। ठीक है, तो छात्रों के अधिगम मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत और व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, सतत और व्यापक होनी चाहिए। सतत माने लगातार, निरंतर, और व्यापक का मतलब विस्तृत, सभी पक्षों से संबंधित, शैक्षिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों से संबंधित। व्यापक मीन्स विस्तृत होता है, बड़ा और फैला हुआ, यानी कि छात्र के जितने भी क्षेत्रों में वह सीख रहा है उन सभी क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। तो निरंतर और शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों में, जिसे कम शब्दों में सतत और व्यापक होनी चाहिए। ठीक, फिर देखिए 442 प्रश्न 442, कक्षा में शिक्षक व छात्र के मध्य संप्रेक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, कक्षा में छात्र और शिक्षक के मध्य संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए या किस लिए होना चाहिए। तो एक छात्र का और शिक्षक का जो संप्रेक्षण हो रहा है, यानी कि वार्तालाप हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, ठीक है, तो वह कैसा होना चाहिए या किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कक्षा में शिक्षक और वह छात्र, यानी कि शिक्षण के समय या शिक्षण का समय कालांश नहीं चल रहा है, कोई भी कालांश चल रहा है, तो उसमें छात्र और शिक्षक का संप्रेक्षण यानी कि वार्तालाप, बातचीत, अंतःक्रिया जिसे कहते हैं, कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक और छात्र के बीच जो संप्रेक्षक, अंतःक्रिया, वार्तालाप एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए वे वार्तालाप कर रहे हो, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए वार्तालाप कर रहे हो। तो दोस्तों शिक्षक व छात्र के मध्य संप्रेक्षण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित या पूर्ण कर देते हैं, उद्देश्य केंद्रित ज्यादा ठीक रहेगा। केंद्रित होना चाहिए। ठीक, उद्देश्य केंद्रित यानी कि किसी भी बातचीत का, किसी भी संवाद का बात करें या किसी भी वार्तालाप या संप्रेक्षण का एक केंद्र होना चाहिए जिस पर बात हो रही है, मेन मुद्दा यह केंद्र होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण केंद्र होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए संप्रेक्षण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 443, यूएनसीआरपीडी के अध्याय 5 में किस पर बात की गई है। यूएनसीआरपीडी का मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम आर्टिकल बोले या अध्याय बोले, मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्याय नंबर 5। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो इसमें बात की गई है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता की।
ठीक है, उन व्यक्तियों की समानता की, दिव्यांगजन व्यक्तियों के समानता की। किस किस में समानता? शिक्षा में समानता, समाज में समानता, अधिकारों में समानता, और समुदाय में समानता, रोजगार में समानता, मतलब प्रत्येक चीज में समानता की, सहभागी की या भागीदारी की बात आर्टिकल नंबर 5 में यूएनसीआरपीडी का मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यह अध्याय है 5, और इसमें दिव्यांगजन व्यक्तियों की समानता की बात की गई है। शिक्षा में समानता, अधिकारों में समानता, समाज में समानता, रोजगार में समानता और सभी प्रकार के समानताओं की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए 444, यूएनसीआरपीडी विश्व में कब लागू हो गया, पूरे वर्ल्ड में कब लागू हो गया? तो दोस्तों वह हो गया 3 मई 2008 में। नोट कर लो, 3 मई 2008 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए 444 445 प्रश्न नंबर, एनआईईपीआईडी की स्थापना कब हुई? एनआईईपीआईडी की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1984 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए 446 446 प्रश्न नंबर, एनआईईपीआईडी कहाँ है? एनआईईपीआईडी कहाँ है? एनआईईपीआईडी कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मनोविकास नगर, मनोविकास नगर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। गलत लिखा है भाई, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। ठीक, तो एनआईईपीआईडी कहाँ है? मनोविकास नगर सिकंदराबाद में। 447 447 प्रश्न नंबर देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यदि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आप एक शिक्षक क्यों बने हैं? क्या एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, तो वह कार्य आपका क्या होगा? एक शिक्षक के रूप में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? तो वह कार्य है दोस्तों छात्र का सर्वांगीण विकास करना। कार्य, सॉरी यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य पूछा है, तो छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। वो भी हो सकता है, लेकिन उसका क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। छात्र का सर्वांगीण विकास करना, ये उसका शायद उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, छात्र का या शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, जब बच्चे को सीखने में, किसी भी कार्य को करने में समस्या आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो शिक्षक का ये महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वह प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों को दूर करे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 448, एनआईईपीआईडी पहले किस नाम से जाना जाता था? वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों कौन सा है? एनआईएमएच, एनआईएमएच, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप। ठीक है, एनआईएमएच के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 449, शिक्षण अभियोगिता का तात्पर्य किससे है? शिक्षण अभियोगिता, अभियोगिता एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो
या हम एबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षण अभियोगिता का तात्पर्य, शिक्षण अभियोगिता टीचिंग के लिए जो एबिलिटी है या उसका तात्पर्य किससे है? शिक्षण अभियोगिता का तात्पर्य किससे है? क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है, या शिक्षा अभियोगिता का अर्थ किससे संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण अभियोगिता का तात्पर्य शिक्षण कार्य करने के लिए या करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताओं से, ठीक है। शिक्षण अभियोगिता का तात्पर्य शिक्षण कार्य करने हेतु सभी योग्यताओं से है, जिसमें क्या है, शिक्षण कार्यक्रम कराने के लिए, शिक्षण देने के लिए, शिक्षण प्रदान करने के लिए, तो शिक्षण के जितने भी कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताओं से तात्पर्य है शिक्षण अभियोगिता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 450 शिक्षण एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षण एवं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको ऊपर बोलने वाली थी। शिक्षण एवं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, देखिए दोस्तों, शिक्षा का एक उद्देश्य है अपना, ठीक है, एवं शिक्षा, हम शिक्षा दे रहे हैं शिक्षण के द्वारा, ठीक है, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम शिक्षण के द्वारा, यानी कि एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं टीचिंग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण एवं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से मतलब है दोस्तों सभी विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, जितने भी विकास हैं उन सभी का विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास होना। सर्वांगीण विकास होगा, छात्र एक सामाजिक व्यक्ति बन पाएगा, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, नैतिक मूल्यों के परिपक्व होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षण एवं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए 451 शिक्षण योजना पद्धति की प्रक्रिया किस पर केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, टीचिंग प्लानिंग जो मेथड है हमारे, उस प्रक्रिया, वह प्रक्रिया किस पर केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षण योजना पद्धति की प्रक्रिया किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो दोस्तों छात्र पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि छात्र को ध्यान में रखकर हम शिक्षण योजना पद्धति बनाएंगे, और छात्र की क्या क्या ध्यान में, मतलब उसकी आवश्यकताएं, रुचियां, उसकी क्षमताएं, ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखकर शिक्षा योजना पद्धति की प्रक्रिया हम बनाएंगे या प्रक्रिया लागू करेंगे या योजना तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 452 सीखने के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तत्व मतलब एलिमेंट, सीखने के मुख्य तत्व कौन कौन से, कैसे सीखते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या किस किस चीज की आवश्यकता होती है जब हम किसी चीज को सीखते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने तत्व पूछे, सीखने के मुख्य तत्व, एलिमेंट कौन कौन से लर्निंग, तो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले होता है सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, ठीक। अगर हमारी इच्छाएं नहीं होगी, अंदर से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम किसी चीज को नहीं सीखेंगे। तो इच्छा कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट। फिर हम कह सकते हैं अनुकूलित वातावरण, अनुकूलित वातावरण, ठीक है। अनुकूलित वातावरण हो, ऐसा वातावरण हो जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा समायोजित हो जाए, ठीक है, सम्मिलित हो जाए सीखने के लिए। और तीसरा क्या होना चाहिए उसके लिए? प्रेरणा,
मोटिवेशन होना जरूरी है किसी चीज को सीखने के लिए। अगर उस व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता जो है एक प्रेरणा के रूप में बदल जाती है तो उसको उसमें रुचि आ जाती है और अपनी रुचियों के अनुसार या रुचियों से ही वह किसी भी वातावरण में अनुकूलित रूप से समायोजित हो जाता है। तो सीखने के लिए दोस्तों, सीखने की इच्छा, अनुकूलित वातावरण और प्रेरणा होनी आवश्यक है। तो ये इसके 3 मुख्य तत्व हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 453, पढ़ते समय किताब और आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते समय जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके बीच की, चाहे वो किताब हो गई या फोन हो गया, कोई भी चीज हो गई दोस्तों, आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 12 इंच, कम से कम 12 इंच। ठीक, नेक्स्ट 454, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? यानी कि एक तो हमने देखा शिक्षा की समानता, अब कह रहे हैं शिक्षा के अवसरों की समानता। अगर शिक्षा की समानता ठीक है प्राप्त हो गई, अब उसमें क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो रहा है? अवसर हो कि अगर कक्षा में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो समान अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा में अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय होगा? तो इसका अभिप्राय होगा दोस्तों, प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता, आवश्यकता के अनुसार उसको अवसर प्राप्त हो सके। जैसे हम कह सकते हैं शिक्षा में अवसरों की समानता का अभिप्राय, प्रत्येक छात्र अपनी योग्यताओं, रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। ठीक है, ये अभिप्राय है शिक्षा में अवसरों की समानता से कि प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार सुविधा प्राप्त कर सके। ठीक है, फिर देखिए 455, OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? सभी जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये क्यों शुरू किया गया या क्यों प्रारंभ किया गया? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ऐसा आ सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, इस तरीके से भी आ सकता है। मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें, उद्देश्य तो कई सारे, लेकिन मुख्य उद्देश्य होगा तो ये होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक मुख्य उद्देश्य है। OBB शॉर्ट भी आ सकता है, आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है कि OBB का विस्तार क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ या इसकी स्थापना कब हुई, कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1986 में, या हम 87 भी, इसकी 2 डेट इस तरीके से देते हैं, 1986 या 87 में। ठीक है, और ये हुआ था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। किसकी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ठीक है, OBB की स्थापना 1986 या 87 में हुई थी और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य या क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए। ठीक, फिर देखिए 456, वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसे प्रकृतिवाद ने जन्म दिया है? प्रकृतिवाद का यह मतलब है दोस्तों, प्रकृतिवाद ने जन्म दिया, यानी कि प्रकृतिवाद हमारे आसपास की चीजों को हम सीखते हैं, तो वह कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो वह है दोस्तों खेल विधि। ठीक है, नेक्स्ट 457 देखिए, बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं?
यानी कि बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, महत्वपूर्ण कारक आपको दिए होंगे और उससे संबंधित होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से अगर पता चल जाए तो हमारा ऑप्शन गलत नहीं होगा। तो बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, देखिए बालक का सामाजिक आर्थिक, बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। वातावरण क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बालक के विकास के लिए बालक का सामाजिक और आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण या ये कारक जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 458, संसद द्वारा हाल ही पारित शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है। हाल ही द्वारा पारित किया गया शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है, कौन से आर्टिकल के अंदर अंतर्गत आता है या कौन से आर्टिकल के से हुआ है। तो दोस्तों वह है आर्टिकल नंबर 45। ठीक, नेक्स्ट 459 देखिए, सृजनात्मक से संबंधित चिंतन कौन सा है। यह सृजनात्मक बालक कौन सा चिंतन करता है, सृजनात्मक बालक का चिंतन किस चिंतन से संबंधित है। इस तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक, 460 शिक्षक प्रभावी शिक्षण प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह क्या कहलाती है। यानी कि शिक्षक प्रभावी शिक्षण प्रदान करें, यानी कि कोई भी टीचर है इफेक्टिव टीचिंग के लिए वह जिन स्रोतों का प्रयोग कर रहा है, स्रोत का मतलब जो सामान हो गया या कोई चीज हो गई, चार्ट पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ठीक है, ओवरऑल पोस्टर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, उसके सारी चीजों का प्रयोग कर रहा है वह क्या कहलाती है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ। शिक्षण प्रभावी शिक्षण, शिक्षक प्रभावी शिक्षण प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह क्या कहलाती है। तो हो गया शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, शिक्षक प्रभावी शिक्षण, अब प्रभावी शिक्षण को हटाकर यहाँ पर शिक्षक अधिगम, शिक्षक प्रभावी अधिगम प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है क्या कहलाती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको यह चेंज कर दे, अधिगम नजर आ जाए तब यह शिक्षा अधिगम सामग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आज भी हमने 20 प्रश्नों पर बात किया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, देखिए दोस्तों जो कल का अगर लास्ट का वीडियो की बात करूं दोस्तों तो उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इस कारण मैंने आपका वो जो क्लास था डिलीट कर दिया था यूट्यूब से। थोड़ी सी मिस्टेक हर किसी से हो जाती है, ठीक है ना, तो छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वो चीज बहुत गलत होती है। अच्छा होता है कि उसको हम वहीं सुधार लें, और जो सुधार को और ठीक करके सीखता है तो वो बेहतर तरीके से सीखता है और वह गलती में दोबारा नहीं करता। इसलिए दोस्तों आज भी 20 प्रश्नों पर बात की है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो कल के लिए कोई बात नहीं है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं एक किसी दिन अपलोड कर दूंगी, तो आप परेशान ना हो दोस्तों। ठीक है, और बाकी का कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम आप लाइव क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लास जल्दी करेंगे, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होने दीजिए टीचिंग में, उसके बाद लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।